तो वेलकम 12th क्लास। स्वागत है आपका आज के टॉपिक सार्क दक्षेस या यूं कह लो दक्षिण एशिया पर वैश्वीकरण का प्रभाव। इस टॉपिक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लेना और याद रखना कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और कई बार इसको घुमा कर भी देते हैं। इसीलिए जो ट्रिकी क्वेश्चन इसमें आते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, तो इसलिए ज़रूर से इसको ध्यान से देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो 12th क्लास सार्क या दक्षेस, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कई बार मैंने ऐसा कई बार सीबीएसई के पेपर चेक करते हुए देखा है, आसियान के शब्दों को दक्षेस या सार्क में मिला देते हैं या सार्क के शब्दों को आसियान में मिला देते हैं। इसलिए बिल्कुल भी आसियान की फुल फॉर्म को इसके साथ बिल्कुल ना मिलाना, ढंग से याद रखना, क्योंकि एक नंबर फिर फालतू में चला जाएगा। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका इंग्लिश में वर्जन रहेगा। इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिश्ड हुआ ये दिसंबर 1985 को। स्थापना के वक्त जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, इसके 7 सदस्य राष्ट्र थे या मेंबर्स थे। जब स्थापना हुई 85 में, तब इसके 7 या 7 मेंबर्स या सदस्य थे। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। इनको सीक्वेंस में ही रखना, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ताकि आप एक पूरे सीक्वेंस से याद रख सको। इसके अलावा इसमें 2007 को एक अफगानिस्तान भी मेंबर बना, वो उसका 8वां मेंबर या सदस्य बनता है। ये बनता है 2007 में, 2007 में। इसका मुख्यालय बोलते हैं हेडक्वार्टर को। दक्षेस या सार्क का मुख्यालय या हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है, इंडिया में नहीं है, कहीं सोचो कि नहीं इंडिया में है ना। दक्षेस का हेडक्वार्टर या मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है, तो आप इसको याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। तो 12th क्लास अब बढ़ते हैं दक्षेस की स्थापना के कारक। याद रखना, ये कारण में भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रीजंस भी आ जाते हैं, लेकिन इसे मेन कारक ही बोला जाता है। फैक्टर्स बिहाइंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क, या यूं कह सकते हो रीजंस बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क। तो कारक मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपके सामने कारण भी आ जाए तो भी आप इन पॉइंट्स का आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला है दक्षिण एशिया का एशिया में महत्व या साउथ एशिया का इंपॉर्टेंस इन एशिया। देखो, दक्षिण एशिया को अगर आप ठीक से इसके मैप को देखोगे, तो आप ढंग से देखना, इसके मैप को आपके सामने आ रहा होगा, आप देखोगे कि ये पीछे जो मध्य एशिया है, जो आपके पूरे कजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान और उसके पीछे के जो राष्ट्र हैं, और इसके पीछे फिर आ जाता है यूरोप, जो तुर्की से होते हुए पीछे निकल जाता है। इसको ठीक से मैप पर भी देख लेना, कोई ऐसी आफत नहीं आएगी। लेकिन पुराने ज़माने में जितना भी व्यापार होता था, तो मध्य एशिया को और यूरोप को, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया, मध्य एशिया मतलब सेंटर एशिया और यूरोप को साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया या ईस्ट एशिया से जोड़ने का जो काम करता है, ये साउथ एशिया करता है। और इसी के रास्ते से पुराना जितना भी व्यापार या ट्रेड होता था, इसी रास्ते से होता था। अगर आप सिर्फ भूमि से जोड़ने की बात करते हो कि भाई ज़मीन से कहाँ से व्यापार होगा, तो बिना साउथ एशिया के यूरोप और सेंटर एशिया, यूरोप और मध्य एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया या ईस्ट एशिया से व्यापार नहीं कर सकते। यही कारण है कि कभी भारत सोने की चिड़िया होता था, क्योंकि सारा का सारा जो मार्ग या रास्ता निकलता है वो व्यापार का भारत से निकलता है। हालांकि अब ये पाकिस्तान अलग हो गया, पहले नहीं था, पहले आपको पता है ये एक था। तो सारा का सारा, चाहे चीन से किसी को व्यापार करना हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया, तो उसको साउथ एशिया से निकलना पड़ेगा। साउथ एशिया मतलब कि उसमें भारत, पाकिस्तान, ये सारे देश आ जाते हैं। तो इसका अपना एक ऐसा रास्ता है कि इन चीज़ों को जोड़ता है, इन महाद्वीपों को आपस में या इन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। यूरोप को भी जोड़ता है, मध्य एशिया को जोड़ता है, किससे? दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया से। व्यापारिक दृष्टि से मैंने आपको बता दिया, ट्रेड, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड, इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है, एक अपना महत्व है। इस कारण से दक्षिण एशिया का एक साथ होना, इकट्ठा होना भी ज़रूरी है। तो
तो ये भी एक फैक्टर काम करता है, इसके एस्टेब्लिशमेंट या इसकी स्थापना के पीछे के कारक काम करता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास, इसमें जो दूसरा फैक्टर आता है वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। दक्षिण एशिया में जितने भी ये देश आए हैं, ये आप कह लो, देखो पाकिस्तान बांग्लादेश तो कभी भारत के साथ ही थे, बाकी ये जो भूटान है ये सब हैं, ये सब के सब देश, श्रीलंका है, जब इनको आज़ादी जो मिलती है वो मिलती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये सब देश एक जैसे से हो गए, सबको एक साथ आज़ादी मिलती है आसपास एक दूसरे के, किसी को 48, किसी को 47। इस कारण से इन देशों के पास एक जैसे हालात या एक जैसी स्वतंत्रता एक साथ मिल रही है, तो सबके फैक्टर्स या कारक एक जैसे से हो जाते हैं। यहाँ तक कि सबके ऊपर कभी ना कभी ब्रिटेन ने राज या रूल किया था। यहाँ तक कि सभी देशों पर, इन दक्षिण एशिया के सभी देशों पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने या यूँ कह लो कि इंग्लैंड ने राज या रूल किया था या उसके गुलाम रहे थे। तो इस कारक से भी इन दोनों सारे देशों का एक साथ होना आवश्यक सा हो जाता है। ये भी एक कारण या एक फैक्टर है इनके एस्टेब्लिशमेंट, सार्क या दक्षेस की स्थापना के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास, तीसरा पॉइंट इसमें आता है सभी देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जिसे बोला जाता है कल्चरल बैकग्राउंड, वो एक सा है। आप देखोगे जितने भी दक्षिण एशिया या साउथ एशिया के कंट्रीज या ये देश हैं, इनका कल्चर लगभग इनकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, एक जैसी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान तो ये कभी भारत में ही थे, तो आप पाकिस्तान में देखोगे तो पंजाबी संस्कृति या कल्चर का टच मिलता है, बांग्लादेश में बंगाली संस्कृति का टच मिलता है। ऐसी नेपाल के साथ हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का भी टच मिलता है। भूटान के साथ हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य है या नॉर्थ ईस्ट राज्य है, उनका भी कहीं ना कहीं टच, या आप ये कहोगे कि उनके साथ ही एक जैसी सी संस्कृति लगती है। श्रीलंका की संस्कृति हमारी तमिलनाडु, केरल जैसी मिलती होगी। तो आप देखोगे जितने भी दक्षिण एशिया के जितने भी ये देश या दक्षेस के मेंबर या सदस्य हैं, इनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या कल्चरल बैकग्राउंड लगभग एक सा है, सेम ही है। इसके अलावा इतिहास या हिस्ट्री भी लगभग एक जैसी रही है। सभी के ऊपर कभी ना कभी ब्रिटेन ने राज किया था, सभी किसी के गुलाम रहे थे, सभी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ादी मिलनी शुरू होती है और सभी में एक जैसे से हालात, हिस्ट्री रही है, इतिहास ये सबका एक सा ही रहा है। पहले किसी गुलाम रहे, फिर आज़ाद होते हैं और फिर आगे विकास करना शुरू करते हैं। तो इनकी ये सारी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, हिस्ट्री एक जैसी है, इसलिए इनके ये भी एक कारक या फैक्टर बनता है दक्षेस की स्थापना या सार्क की एस्टेब्लिशमेंट के पीछे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 12th क्लास, जो अगला कारक फैक्टर आता है वो आता है कि सभी देश, ये जितने भी दक्षेस या दक्षिण एशिया सार्क या साउथ एशिया में आते हैं, ये या तो अल्पविकसित है या विकासशील है, मतलब या तो अंडर डेवलप है या ये डेवलपिंग है। अब इसको समझो, ये जितने भी देश हैं, इनको अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आज़ादी मिलती है तो इनका डेवलपमेंट या विकास 1945 के बाद ही स्टार्ट या शुरू होता है। इसीलिए ज़्यादातर जितनी भी कंट्रीज है, सारी की सारी या तो अल्पविकसित है या विकासशील है, या तो ये अंडर डेवलप्ड है या ये डेवलपिंग है। इनकी अर्थव्यवस्था किसी के पास भी विकसित नहीं है। ये अभी अपने विकास का या तो इन्होंने चरण या अपना कहते हैं विकास का स्टेप स्टार्ट किया है, शुरू किया है, या फिर इन्होंने अपनी जो विकास की प्रक्रिया है इसमें ये चल रहे हैं, विकास के जो प्रोसेस है उसमें चल रहे हैं। दे आर नॉट डेवलप्ड। तो इस बात को याद रखना, इसी कारण, क्योंकि इन सबकी अर्थव्यवस्था लगभग एक जैसी है, इसीलिए इन लोगों का एक साथ होना भी, या इनको ये, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था एक जैसी है तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये कारक या फैक्टर भी काम करता है। इसी कारण ये स्थापना का कारक बना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 12th क्लास, नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो इनको एक जैसा बना देता है, सारे दक्षिण एशिया या साउथ एशिया के देशों को। सभी देशों की सामाजिक आर्थिक समस्याएं या सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सेम या एक जैसी हैं। इन सभी देशों की, जितने भी ये दक्षिण एशिया में हैं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं एक जैसी हैं। मतलब कि जितनी भी ये देश है, इनकी सबकी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सेम इन ऑल कंट्रीज। वो क्या है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, पॉवर्टी, निरक्षरता, इलिटरेसी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, हेल्थ ट्रीटमेंट, इसके अलावा भूखमरी, जिसे आप बोल देते हैं हंगर,
इसके अलावा भी और जितनी भी एक गरीब देश की समस्या होती है वो सब इनके साथ, मतलब इनकी, क्योंकि सामाजिक आर्थिक समस्याएं एक जैसी है, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ये फैक्टर भी काम करता है कि ये सारे देश एक प्लेटफॉर्म या एक मंच पर आकर काम करें, और इसीलिए इन्होंने एक मंच या एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की स्थापना करी, दक्षिण एशिया सार्क। इनकी सबकी समस्या एक जैसी है, भुखमरी के अलावा और जितनी भी समस्याएं आती है गरीब देश में वो सब है, ये गरीबी, दरिद्रता, भुखमरी, पिछड़ापन जिसे कहते हैं, बैकवर्डनेस, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये सब कुछ इनके पास है। और अगर ये सारे देशों की एक जैसी है तो सारे देशों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि इन समस्याओं का समाधान या सॉल्यूशन कर सके। तो ये कारण भी एक काम करता है, ये फैक्टर भी काम करता है सार्क की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 12th क्लास नेक्स्ट पॉइंट आता है सभी देशों का जनसंख्या घनत्व, या यूं कह लो जिसे कहते हैं ना पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। मतलब ये वो क्षेत्र है, दक्षिण एशिया वो एक एरिया है पूरे वर्ल्ड में जहां पॉपुलेशन या आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और क्षेत्रों या देशों के मुकाबले या और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आप पॉपुलेशन देखोगे इतनी नहीं है। बहुत ज़्यादा हाईली डेंसिटेड पॉपुलेशन है, या ओवर पॉपुलेटेड एरिया कहते हैं इसको हम, क्योंकि इसमें आबादी इतनी ज़्यादा है पूरे क्षेत्र में। खास करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन क्षेत्रों में तो बहुत ही ज़्यादा आबादी या पॉपुलेशन पाई जाती है। तो इस कारण भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, इन सब की बात समस्या भी एक जैसी होंगी, तो इस कारण से भी ये एक फैक्टर बनता है इनका कि दक्षिण एशिया सार्क के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे आता है कारण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास नेक्स्ट पॉइंट आता है सभी देशों का मुख्य व्यवसाय, जो इनकी अर्थव्यवस्था है सभी देशों की, उसमें जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। मतलब इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो ये याद रखना, जितने भी इसमें दक्षिण एशिया में देश है सब में जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि ही है, और इनकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं कि जितने भी इसमें कंट्रीज है, ऑल कंट्रीज जितने भी हैं, मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर इन ऑल कंट्रीज। इवन यूँ आप ये कह सकते हो कि द इकोनॉमी ऑफ ऑल कंट्रीज इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, या यूँ कह सकते हो द इकोनॉमी ऑफ ऑल कंट्रीज आर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। तो आप ये ढंग से इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। हालांकि अब इंडिया थोड़ा औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि या एग्रीकल्चर पे डिपेंड या निर्भर करती है। तो ये हो जाते हैं इसके पॉइंट। अब बढ़ते हैं जल्दी से इसके सहयोग और कोऑर्डिनेशन के क्षेत्र। तो 12th क्लास जो नेक्स्ट आता है वो आता है सहयोग के 5 क्षेत्र, 5 एरियाज कोऑपरेशन। देखो इन्होंने अपने 5 क्षेत्रों के या एरियाज की आइडेंटिफिकेशन, पहचान की है जहां ये सारे देश मिलके एक दूसरे का सहयोग या कोऑपरेशन करेंगे। पहला है मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो आपको मैं पहले बता दूं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो इनका ये सोचना है कि हम अपने मानव संसाधन का या ह्यूमन रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा विकास या डेवलपमेंट करके अपना डेवलपमेंट, अपना खुद का विकास कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये देश सब स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ एंड एजुकेशन पर ध्यान दे, सिर्फ 2 चीज़ों पर, स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो ये इनके पास जो आबादी है, ये जो ज़्यादा आबादी है जिसको ये मानते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा है और ये बोझ बन रही है, अगर इसी आबादी को क्वालिटी या गुणवत्ता में बदल दिया जाए, अर्थात इनकी एजुकेशन और हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, स्वास्थ्य शिक्षा, तो ये जो आबादी बहुत ज़्यादा है ये बहुत ज़्यादा कमा कर या अर्न करके अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को दे सकती है। तो इनका ये कहना है कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे, एक दूसरे की आबादी जो इसके ऊपर काम करेंगे, जनसंख्या के ऊपर, हेल्थ और एजुकेशन में या स्वास्थ्य और शिक्षा में ध्यान देकर इस मानव संसाधन को विकास का एक रास्ता या मार्ग बना डालेंगे। दूसरा पॉइंट आता है यातायात का विकास या डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो जितने भी ये दक्षिण एशिया के देश है ये ज़मीन या भूमि से या यूँ कह लो कि बाय लैंड अटैच हैं या जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक श्रीलंका को छोड़ दो, लेकिन वो भी भारत, श्रीलंका और मालदीव ये भी थोड़ा सा दूर है इनका समंदर, अदरवाइज ज़्यादातर देश एक दूसरे के समीप है, निकट है, नेबर कंट्रीज़ है, और ये ज़मीनी रूप से भूमि या बाय लैंड अटैच है। तो अगर ये 2 चीज़ों का विकास या डेवलपमेंट कर ले, एक दूसरे को जोड़ ले 2 चीज़ों से, सड़क से
और रेल से। तो ना केवल एक दूसरे की जनसंख्या को या आबादी को जल्दी जल्दी एक दूसरे देश में ले जा सकते हैं, बल्कि व्यापार जिसे आप बोलते हैं ट्रेड, वो भी बहुत गति से कर पाएंगे। क्योंकि देखो, ट्रेड व्यापार ज़्यादा होता है पानी के मार्ग से, जल मार्ग से, बड़े बड़े जहाज़ों पर कंटेनर जाते हैं। लेकिन अगर ये अपने बस रोड और रेल, सड़क और रेल एक दूसरे को वेल कनेक्टेड, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से इन दो तरीकों से जोड़ दे, तो ये सारे देश आपस में एक दूसरे से बहुत जल्दी जल्दी व्यापार और कम्युनिकेशन या संचार कर सकते हैं। इसीलिए इनका जो दूसरा क्षेत्र है जो सहयोग का, कोऑपरेशन का, उन्होंने यातायात ट्रांसपोर्टेशन को चुना, और वो भी विशेषकर उसमें भी सड़क और रेल या रेल और रोड्स को डेवलप या विकास करने की बात कही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 12th क्लास सहयोग के 5 क्षेत्रों में जो थर्ड क्षेत्र आ जाता है वो बहुत आसान है, जनसंख्या नियंत्रण या पॉपुलेशन कंट्रोल। सारे देश एक दूसरे का हेल्प या कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट करेंगे ताकि इन देशों की जो ओवर पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को कम किया जा सके। हालांकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या का ये जो विस्फोट है इस साउथ एशिया में, कह लो, कहते हैं जनसंख्या का ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए इन देशों का ये भी कहना है कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे ताकि जनसंख्या को कंट्रोल या नियंत्रण में लाया जा सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसको बड़े ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूरसंचार विज्ञान, अंतरिक्ष, मौसम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मतलब टेलीकम्युनिकेशन, साइंस, मीटरोलॉजी और टेक्नोलॉजी के एरियाज में ये सब एक दूसरे को कोऑपरेट या कोऑपरेशन करेंगे। ये वो क्षेत्र है जो इन्होंने चुने हैं ताकि एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के विकास में भी हेल्प की जा सके। टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार के लिए चाहे इंटरनेट हो, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन सर्विसेज हो, इन सब में एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे। विज्ञान, साइंस की जितने भी फील्ड्स आते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में आए, चाहे वो इन्वेंशंस में आए, आविष्कार में आए, वो सब में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अंतरिक्ष और मौसम विज्ञान, हालांकि इसमें भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट साउथ एशिया में भारत या इंडिया के ऊपर है या उपग्रह घूम रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान, खासकर की मौसम, क्योंकि इन सब की जो इकोनॉमी है, मैंने पहले ही बताया था, वो एग्रीकल्चर बेस है या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इसीलिए मौसम की भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा एक योगदान या एक कंट्रीब्यूशन है। तो अंतरिक्ष में और खासकर की मौसम के हाल में एक दूसरे की मदद या कोऑपरेशन करेंगे। और तकनीक या टेक्नोलॉजी, तकनीक के क्षेत्र में भी एक दूसरे को तकनीक देकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे ताकि एक दूसरे का विकास हो। तो ऐसे ही टेलीकम्युनिकेशंस मैंने आपको बता दिया, साइंस के फील्ड में मीटरोलॉजी मतलब कि जितनी भी हमारी सैटेलाइट स्पेस में राउंड कर रही है, उसके ज़रिए जो मौसम है, वेदर की कंडीशंस को एक दूसरे को बताना, जानकारी, इन्फॉर्मेशन को इधर उधर करना ताकि एक दूसरे की हेल्प हो, और टेक्नोलॉजी देकर एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इन्होंने 4 क्षेत्र वाला तो आपको पता लग गए। अब हम बढ़ते हैं 5वां क्षेत्र जो सहयोग और कोऑपरेशन के लिए चुना है। तो 12th क्लास जो लास्ट पॉइंट आता है इसमें, जो सहयोग के 5 क्षेत्र, कोऑपरेशन इन 5 फील्ड्स या एरिया, आप उसको देखोगे वो है ग्रामीण और कृषि विकास। अब इसको समझो, क्योंकि ज़्यादातर देशों का, इनका सब देशों का जो अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित है या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो ज़्यादातर कृषि कहाँ होती है? गाँवों में। तो इनका ये मानना है कि अगर हम कृषि का विकास करेंगे और गाँवों का विकास करेंगे तो हमारे यहाँ विकास या डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। मतलब अगर हम, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जितने भी देश हैं ये दक्षिण एशिया के, साउथ एशिया के, इनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस है। तो अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करेंगे तो इनका जो रूरल डेवलपमेंट है या गांवों का विकास है वो भी अपने आप होगा, और अगर इनके गांवों का विकास होगा तो इन देशों का भी विकास या डेवलपमेंट होगा। तो इनका ये मानना है अगर हम गाँवों का और कृषि का या खेती का विकास करें तो हमारे देश का भी विकास अपने आप हो जाएगा। इफ़ वी डेवलप आर एग्रीकल्चर एंड अपने रूरल एरिया, देन वी कैन डेवलप आवर सेल्फ, क्योंकि हमारी जो देश है वो क्या है? कृषि आधारित है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो इस कारण से हम एक दूसरे का अगर यहाँ कोऑपरेट या इन फील्ड में कोऑपरेट करेंगे तो हम सब विकास या डेवलपमेंट कर सकेंगे। मतलब अगर इन क्षेत्रों में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हम एक दूसरे के विकास में भी सहयोग कर सकेंगे और एक दूसरे का विकास भी कर पाएंगे या खुद का विकास भी कर पाएंगे। तो 12th क्लास अभी के लिए आपके पास, क्योंकि अगर मैं और आगे इसमें टॉपिक बच रहे हैं, सार्क के उद्देश्य, साफ्टा और दक्षिण एशिया के एकता में, खासकर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एकता में बाधाएं या क्या कहते हैं ऑब्स्टेकल्स, लेकिन
इस वीडियो को कराऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए एक अलग वीडियो लाऊंगा। तो जितना भी कराया उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ आ गया होगा। बढ़िया से इनके नोट्स बना के याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।